नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए 20 महत्वपूर्ण 20 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पर आधारित हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में कराऊंगा, ये क्वेश्चन से केवल जीडी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रामबाण की तरह हैं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा बात न करते हुए प्रश्नों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है, जूट। जी हाँ, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट क्या है? एक नेचुरल रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। जूट एक वार्षिक फसल में आती है, ठीक है, और इसके उगने में करीब 120 दिन का वक्त लगता है, मतलब तैयार होने में 120 दिन का वक्त लगता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूट किस प्रकार के इलाकों में पनपता है, पैदा होता है। तो ध्यान रखिए, 80 से 90% आर्द्रता वाली जो भूमि होती है, उष्णकटिबंधीय निचले इलाकों में ये पनपता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो जूट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो जूट के लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है भारत और बांग्लादेश में पूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब भारत में जो आपका कलकत्ता का इलाका है, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, ठीक है, और बांग्लादेश तो है ही है, तो ये इलाके जो है ना, यहाँ पे जूट का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। जूट पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, इसलिए बहुत बढ़िया फसल मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद बजट के बारे में बताता है। ठीक है, किस अनुच्छेद से हमें बजट के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 112 है, ये इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत ही प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण का एपीएस पेश करती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत भारत सरकार को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, देखिए ध्यान रखिएगा इसको, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के समक्ष अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। तो कौटिल्य या चाणक्य, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में जो भी रहेगा उस पर आप टिक करेंगे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य या कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य और संघ के मध्य जो संबंध है, कौन सा संबंध, अधिकारों का संबंध, उससे संबंधित है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के बंटवारे से जुड़ी हुई है। ये सूचियां 3 प्रकार की हैं। जो 7वीं अनुसूची है ना, 3 प्रकार की। कौन कौन सी सूची है इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक सूची और है जिसको अवशिष्ट सूची कहा जाता है। ठीक है, मतलब संविधान निर्माण के बाद के विषय को रखने के लिए एक और सूची बनाई गई जिसको अवशिष्ट सूची कहा जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। कभी अगर आपसे अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 248। अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है। छठ पूजा कार्तिक मास में मनाई जाती है। जी हाँ, कार्तिक मास में छठ पूजा मनाई जाती है। कार्तिक के महीने में दीपावली भी मनाई जाती है ना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपावली के कितने दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, छठ पूजा का त्योहार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है और दीपावली कब होती है, अमावस्या को होती है ना? यह पर्व 4 दिनों का होता है और इसकी शुरुआत कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि से होता है। छठ पूजा दीपावली की 6 दिन बाद मनाई जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छठ पूजा का संबंध किस देवता से है, तो सूर्य देवता, ये आपको ध्यान में रखना है। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वैसे बिहार ऑप्शन आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। बिहार का ये मूल त्योहार है छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा की जो शुरुआत है वो नहाय खाए से होती है। इसके बाद जो दूसरा दिन होता है उसको खरना कहते हैं। तीसरा दिन जो होता है संध्या के समय अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन को उषा अर्घ के साथ व्रत का समापन किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये हो गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो पिनराई विजयन इसका राइट आंसर है। ठीक है, पिनराई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनकी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार 25 मई 2016 से सत्ता में है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, मनकोम्बू स्वामीनाथन। आपका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो 1965-68, ये आपको ध्यान रखना, इसी के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी, पंजाब से हुई थी। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने मिलकर वित्त पोषित किया था। ठीक है, हरित क्रांति को भारत में गेहूं क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद इसकी वजह से गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ी। इस क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हॉकी मैच में मध्यकाल कितने समय बाद होता है। देखिए, हॉकी मैच जो होता है ना, ये 60 मिनट का होता है, ध्यान रखना है आपको। तो 60 मिनट का है, तो मध्यकाल कब होगा, 30 मिनट के बाद होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। यह 15 मिनट के 4 क्वार्टर में बटा होता है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में इसको बांटा जाता है। ठीक है, 2019 से पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच 70 मिनट का होता था, लेकिन अब 60 मिनट का है। हॉकी क्या है, एक टीम गेम है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 2 टीमें होती हैं, दोनों टीमों में जो है एक एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी मैच में हाफ टाइम के बीच 10 मिनट का ब्रेक होता है। हॉकी का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई खेलों में कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। जी हाँ, चीन जो है दक्षिण एशियाई खेलों में शामिल नहीं है। फिर कौन कौन से देश शामिल है, हमारे कौन कौन से पड़ोसी शामिल है इसमें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आपको नाम ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, इन खेलों का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। 2019 में दक्षिण एशियाई खेल नेपाल में आयोजित किए गए थे। नेपाल बताने के पीछे कारण क्या है, देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में है। लगे हाथ सार्क की भी बात हो गई ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि कादम्बरी किसकी रचना है। कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचना है। जी हाँ, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। ठीक है, मतलब दरबारी कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। हर्षचरितम जो है, हर्षचरितम ये राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, और कादम्बरी जो है ये विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया, और इसे उनके पुत्र पालिन भद्र ने पूरा किया। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा।
इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, यह कार्यक्रम 13 जनवरी 1970 को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, अगर आपसे पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको अमूल कहा जाता है, उसका अहम योगदान रहा। इस कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर बी कुरियन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे पुराना हो गया है, लेकिन ये काफी चर्चा में रहा है क्वेश्चन, इसलिए इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है राहुल गांधी। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। यह पूरी यात्रा पदयात्रा के रूप में 12 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों से होकर के गुजरी। करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पदयात्रा 150 दिनों में तक चली। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर के कश्मीर में समाप्त हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2022 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, कांग्रेस की बात हो रही तो लगे हाथ हम भाजपा की भी बात कर लेते हैं। भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। ठीक है, देखिए 17 अक्टूबर 2022 को जो है नवीन अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसको, शशि थरूर को हरा करके अध्यक्ष पद जीता था। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा, तो है सोनिया गांधी, जो कि 1998 से लेकर 2017 तक और 2019 से लेकर के 2022 तक लगभग 20 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने कार्यकाल संभाला। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट। जी हाँ, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यह निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई दक्षिणतम बिंदु की बात। अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि क्या है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यही हमारी मुख्य भूमि है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। यह स्थान अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर स्थित है। कन्याकुमारी में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आकर के मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम की रचना किसने की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वंदे मातरम एक बंगाली कविता है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था और इसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा में कितने देवताओं की पूजा होती है। ठीक है, अगर कंप्लीट क्वेश्चन की बात करूं तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा के दौरान कितनी देवताओं की पूजा होती है, क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के 14 देवताओं की पूजा होती है। 14 देवता कौन कौन से हैं, शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, जल के देवता, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री। ठीक है, त्रिपुरा में मनाए जाने वाले खर्ची पूजा त्योहार के दौरान पृथ्वी समेत कुल 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। इन देवताओं को सामूहिक रूप से चतुर्दश देवता कहा जाता है। यह त्योहार जुलाई या अगस्त में मनाया जाता है और 7 दिनों तक ये त्योहार चलता है। खर्ची पूजा के 2 हफ्ते बाद केर पूजा का त्योहार मनाया जाता है। उसे कभी पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि छठ पूजा के बारे में पूछा जाता है कि दीपावली के कितने दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है, वैसे आपसे पूछा जा सकता है कि खर्ची पूजा के कितने दिन बाद केर पूजा मनाई जाती है। तो 2 हफ्ते बाद केर पूजा मनाई जाती है। केर पूजा का संबंध किससे है, वास्तु देवता से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है केरल राज्य से है। ठीक है मेरे भाई, केरल।
केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह एक एकल नृत्य है और इसे मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इसका उद्भव केरल के मंदिरों से हुआ है। इसे देवदासी नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनी अट्टम दो शब्दों से मिलकर के बना है, मोहिनी और अट्टम। मोहिनी का अर्थ होता है जादूगरनी और अट्टम का मतलब होता है नृत्य, मतलब जादूगरनी का नृत्य। इस नृत्य में कर्नाटक शैली का संगीत इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, किसी राज्य में आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसे आम भाषा में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यह घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान के मुताबिक आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, व्यक्ति आपातकाल। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 352 से है, राज्य आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 356 से है और वित्तीय आपातकाल का संबंध 360 से है। ठीक है, तीनों के बारे में आई डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए ऐसे याद, कभी कोई क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो भारत में आपातकाल 3 बार लग चुका है। कब कब? एक तो पहली बार 1962 में लगा था, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल था। क्यों लगा था? भारत चीन युद्ध के कारण। दूसरा आपातकाल जो है 1971 में लगा था, ठीक है, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो आपातकाल लगा था उसका कारण बताया गया आंतरिक अशांति, जो कि 1975 से 1977 तक रहा और ये सबसे विवादित आपातकाल रहा जो आज तक इसकी चर्चा होती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है इमरजेंसी। ठीक है, इसी को द इमरजेंसी के नाम से कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की स्वतंत्रताएं, उनके कई अधिकार निलंबित कर दिए गए थे और ये वर्ष 1975 से 1977 तक चला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केरल नहीं, फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4। ठीक है, FeSO4 ये एक लवण है। इसे कई नामों से जाना जाता है, फेरस सल्फेट के नाम से, आयरन थर्ड सल्फेट के नाम से, या प्राचीन समय में इसे कापरस या ग्रीन बिट्रियस भी कहा जाता था। आज का अंतिम प्रश्न है कि बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली से पद संभाला था। मतलब रोजर बिन्नी के पहले कौन था? सौरव गांगुली थे। गांगुली 2019 से 2022 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। ठीक है, रोजर बिन्नी ने देवजीत सैकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने जयशाह की जगह ली है क्योंकि जयशाह ने जो है बीसीसीआई को छोड़ करके 1 दिसंबर से आईसीसी के नए चेयरमैन का पदभार संभाला है। तो लगे हाथ मैंने आपको आईसीसी के बारे में बता दिया और बीसीसीआई के बारे में बता दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे भाई आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके लाइक से ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो देर किस बात की है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।